नमस्कार। मैं बात करूँगी मैन गोइंग देयर ओन वे और फॉर बी पर। तो फॉर बी क्या है? बी शब्द से शुरुआत होती है कुछ चीज़ों की, और इसलिए जो है साउथ के कोरिया में ये फॉर बी चला है। तो फॉर बी क्या है? महिलाओं का एक आंदोलन है जो कि उन्होंने ऐसी एक जगह इकट्ठा होकर नहीं, मगर एक विचार उन्होंने प्रस्तुत किया है, और उस विचार में जो है बहुत महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। वो समाज में पुरुषों द्वारा हो रही हिंसा से और प्रताड़ना से तंग आ गई हैं। तो उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो एक, पुरुषों से विवाह नहीं करेंगी, दूसरा, पुरुषों से डेट नहीं करेंगी, तीसरा, पुरुषों से शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगी, और चौथा भी है कि बच्चे पैदा नहीं करेंगी। और ये जो फॉर बी है, ये हो रहा है बहुत ज़्यादा जो है महिलाओं के प्रति जो हिंसा है समाज में, उसके विरोध में। कि बहुत बार देखा गया है कि हस्बैंड्स जो हैं वो वाइफ्स को मार रहे हैं, या बॉयफ्रेंड्स वाइफ को मार रहे हैं, या जो है क्राइम हो रहा है। देखा जाए तो दुनिया में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब ऑर्गेनाइज होकर जितने भी क्राइम किए जाते हैं वो आदमी ही करते हैं, और उन क्राइम्स की असली शिकार जो है महिलाओं और बच्चे ही होते हैं। जैसे फ्रांस की एक महिला जिसेल पेटिकोट, इस महिला को जो है उसके पति डोमिनिक पेटिकोट ने जो है ड्रग्स दिए, और 10 साल तक इसका अलग अलग पुरुषों से रेप करवाता रहा। तकरीबन 50 पुरुषों को पकड़ा गया और उनको सज़ा भी हुई। तो 10 साल तक लगातार ये धोखा देता रहा। 70 साल की महिला है वो। 60 साल की उम्र से ये इस धोखे की शुरुआत हुई थी, और वो तब पकड़ा गया था जब वो महिलाओं की जो है स्कर्ट में हाथ डाल रहा था मार्केट में। और जब उसको पकड़ा गया तो उसके फ़ोन से देखा तो ये चीज़ें सामने आई। तो ये सिर्फ एक घटना नहीं है। यूरोप के कुछ देशों में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई कि 70,000 से अधिक जो है चैट्स पकड़े गए, आपस में बात करने के चैट्स पकड़े गए, जिसमें आदमियों का ये फैंटेसी है कि वो अपनी माँओं का और बहनों का रेप करें। तो ये घटना, और इस तरह की घटनाएं जैसे कि पॉर्न इंडस्ट्री है, पूरी की पूरी पॉर्न इंडस्ट्री जो है एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जिसमें छोटी उम्र की बच्चियों को फंसा के प्यार मोहब्बत में, या कहीं से उठवा के, या गरीब इलाकों में जाके वहाँ से चार 5 लड़कियाँ गायब होती रहती हैं, और फिर उनका पता नहीं चलता क्योंकि पुलिस गरीबों पर ध्यान देती नहीं है, और फिर उनको जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग या वुमेन ट्रैफिकिंग में वेश्यावृत्ति में धकेल देना। तो ये सारे क्राइम्स, सड़कों पे महिलाओं का चलना मुश्किल कर देना। भारत के लिहाज से तो और भी ज़्यादा हिंसा है, जैसे कि दहेज हत्या है जो कि 7,000 होती है। आज भी आप गूगल सर्च कर सकते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है। तो 7,000 महिलाओं को तो अब भी मारा जाता है। पहले बात पे स्टोव फट जाते थे, क्योंकि जब स्टोव चलन में थे। अब स्टोव नहीं फाड़ सकते क्योंकि स्टोव चलन में है नहीं, और सिलेंडर फाड़ेंगे तो 10 घर उड़ जाएंगे। इसलिए जो है दहेज हत्या टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से कम हुई थी, मगर मार कर फेंक देना, मार डालना, ये अभी भी कम नहीं हुआ है। अभी कुंभ में ही एक मामला सामने आया कि एक आदमी ने जो है स्नान के लिए अपनी वाइफ को लेके गया और वहाँ पे उसको मार डाला। तो ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, ये फेमिसाइड है, मतलब पुरुषों द्वारा महिलाओं की हत्या, ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये फैसला लिया गया है कि हम ऐसा करेंगे कि ना उनसे कोई संबंध बनाएंगे, ना उनके बच्चे पैदा करेंगे, ना उनसे शादी करेंगे, ना उनको डेट करेंगे, ना उनके साथ रहेंगे, लिव इन करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये 4B मूवमेंट है, जिसको जो है यहाँ पे भारत में या बहुत जहाँ पे भी महिलाएं पुरुषों द्वारा हिंसा का शिकार होती हैं या आसपास अपने हिंसा देखती हैं, प्रताड़ना देखती हैं, जीना मुश्किल कर दिया है, जैसे चलना मुश्किल कर दिया है, तो वो सोचती हैं कि हाँ हम भी इसका हिस्सा बनेंगे। अब क्या मैं इसके पक्ष में बोल रही हूँ? जब मैं भावुक हो जाती हूँ कि हाँ, सदियों से पुरुषों ने महिलाओं के प्रति ज़बरदस्त हिंसा की है और प्रताड़ना दी है, उन्हें दबा कर रखा है, तो मुझे लगता है हाँ बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। फिर मैं सोचती हूँ क्या ये वाकई में सही है? ये सही नहीं है। ये एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है, ये एक एक्सट्रीम में चले जाना है। क्यों? क्योंकि जिसेल पेटिकोट के मामले में एक जो है जो सोशियोलॉजिस्ट है, उनका कहना है कि जिसेल पेटिकोट को 30,000 की जनसंख्या वाले शहर में 3% लोगों ने जो है आदमियों ने प्रताड़ित किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, दुष्कर्म किया। तो
ये नॉर्मल ही साइको लोग होते हैं उनकी परसेंटेज है। कहीं पे भी जो है, कहीं का भी डेटा 3% ही आता है। तो क्योंकि ये मामला सामने आ गया तो इस तरह की चीज़ें आ गई। अब पॉर्न की जो है, ऑब्वियसली पॉर्न का असर आदमियों पर होता है और पॉर्न देख के, यानी कि नंगपना देख के जो है क्राइम बढ़ते हैं, ये बात सच है। लेकिन हम उनसे संबंध नहीं बनाएंगे, शादी नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं, बच्चे नहीं करेंगे, ये जो फीलिंग है, वैसे महिलाओं का अपना फैसला है। मैंने पहले भी कहा है कि पुरुषों से संबंध बनाना या शादी करना या बॉयफ्रेंड रखना या बच्चे पैदा करना, क्योंकि इसका असर तो सिर्फ स्त्री पर होता है, ये उसका पर्सनल फैसला हो सकता है। कंपल्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसके लिए कंपल्सरी नहीं किया जाना चाहिए समाज के द्वारा। लेकिन जो है ये फैसला सिर्फ क्राइम को देख के ले लेना, ये भी गलत चीज़ हो जाएगी। क्योंकि बात यह है कि ये जो क्राइम होते हैं ये समाज के कितने परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये समाज के ज़्यादा परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं या कम परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं? देखा जाए तो कम परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि महिलाएं पुरुषों से डरने लगें और उनके साथ दोस्ती ना करें, संबंध न बनाएं, शादी ना करें, या कोई भी शादी में खुश नहीं है, या बच्चे ना करें अगर बच्चे चाहते हैं तो। क्योंकि ये एक मनुष्य की जो है, वो मनुष्य या सभी प्राणियों की रचना इस तरह से होती है कि वो रिप्रोडक्शन करना चाहता है, वो चाहता है कि उसका जीन्स आगे बढ़े। तो इसको छोड़ देना जो है एक गलत बात होगी। हाँ, आप अपने आप को सुरक्षित रखने का इंतज़ाम ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले भी पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि किसी भी हाल में आर्थिक रूप से जो है आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पुरुष जो है इमॉर्टल्स नहीं होते, वो मर सकते हैं, वो अपाहिज हो सकते हैं, वो बीमार हो सकते हैं काम करने के लिए, वो आपको पीड़ा दे सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं। तो कमाना बहुत ज़रूरी है और अपने फाइनेंस, सिर्फ कमाना नहीं, अपने फाइनेंसेस पे, अपने अर्थ पर कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। और घर की बात भी जहाँ तक करें, मेरे तो ट्विटर के हैंडल में भी ये लिखा है कि लड़कियों अपना घर बनाओ, नहीं तो अपने घर जाओ। हर तरफ से यही सुनने को मिलेगा। क्योंकि जब लड़कियाँ अपना घर नहीं बनाती हैं, EMI लेके अपना कुछ नहीं करती हैं, तो बाप की प्रॉपर्टी में उन्हें हिस्सा नहीं मिलता है। प्रतीकात्मक है जो लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता बाप की प्रॉपर्टी में। बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ लड़के की होती है, उसी को हिस्सा मिलता है, चाहे कानून कुछ भी कहे, लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जाता। और जो आदमी है, आदमी अपना खुद बनाता है, या उसको अपने भाइयों से जो मिलता है या बाप से मिलता है उसमें बंटवारा करता है, भाइयों से बंटवारा करता है, बाप से मिलता है। औरत का खुद का कुछ नहीं होता। और जो औरतें कमा के अपने हस्बैंड के हाथ में रख देती हैं या अपने इन-लॉज के हाथ में रख देती हैं और खुद का कुछ नहीं बनाती, खुद जो अपने पैसे पे कंट्रोल नहीं करती, ना घर बनाती हैं, ना गाड़ी लेती हैं, वो एक तरह से जो है खुद को अब्यूज़, मतलब खुद को शोषण के घेरे में खुद धकेल रही हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दुनिया पैसे से चलती है, पैसा ज़रूर कमाना चाहिए। आपको जो लड़कियों को है, अगर वो शादी कर रही हैं तो ऐसे आदमी से शादी करनी चाहिए जो इस बात को समझ सके कि जॉइंट फैमिली सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है। ये हमेशा से ही आउटडेटेड था, अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया है। जो है आप लड़के के माँ बाप के साथ नहीं रहना है, आप आसपास रह सकते हैं, ताकि जब आप काम करने के लिए जाएं तो आपको जो है एक क्रच के तौर पर जो है सास ससुर की हेल्प मिल सके, अपने बच्चे छोड़कर आप जा सकें। और अगर आप देखें कि वो आपके बच्चों तक को रखने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ रहा है, तो ऐसे तो साथ की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे तो आसपास की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों से जिनसे जो सिर्फ आपसे फ़ायदा लेना चाहते हैं, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, आपसे काम करवाना चाहते हैं, आप पे हुकूमत करना चाहते हैं, लेकिन आपकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। जो लोग सपोर्ट नहीं करते उनको जो है उनके साथ आसपास रहने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि विदेशों में क्या है कि जो दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, उनके आसपास ही जो है कपल्स बस जाते हैं, और ये कपल्स जो है अपने यंग चाइल्ड्स को जो है दादा दादी नाना नानी के पास छोड़कर जाते हैं। और जब भी कपल्स बाहर जाते हैं तो डेट वगैरह के लिए जाते हैं, तब भी छोड़ के जाते हैं। तो फ्री बेबी सिटिंग, अगर ग्रैंड पेरेंट्स, दोनों तरफ के ग्रैंड पेरेंट्स फ्री बेबी सिटिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो उनका क्या फ़ायदा है? वैसे तो वो कहेंगे कि बच्चे
कर लो, बच्चे कर लो, लेकिन बच्चों के लिए वो ज़रा सा भी सपोर्ट उनका नहीं है तो उनका कोई यूज़ नहीं है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब मैं बात करूँगी इस चीज़ पे कि लेडीज़ को ये भी सोचना ज़रूरी है कि एक तो आपको किसी भी हालत में किसी ऐसे आदमी के पल्ले नहीं पड़ना है या उससे खुल के बात करनी है, अरेंज मैरिज है तो, बल्कि अरेंज मैरिज के तो मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। इसका तो कोई कॉन्सेप्ट मिलता ही नहीं है। जैसे आपने नौकरी ढूंढी अपने लिए, जैसे आपने पढ़ाई कहाँ करेंगे वो डिसाइड किया अपने लिए, आप किसके साथ पार्टनरशिप करेंगे ये आपको डिसाइड करना है और बच के चलना है और चीज़ों से विंडिक्टिव नहीं हो जाना। विंडिक्टिव मतलब बस बदला और गुस्से की भावना से नहीं भर जाना। जैसे कि ये बात समझ में आती है कि हस्बैंड की आप मार खाते हो तो भी वो गलत है, लेकिन हस्बैंड के पास से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं, इतनी जल्दी से आप वहाँ से नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि जो है एक डिवोर्स एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डिवोर्स इतनी आसानी से होता नहीं है। लेकिन बॉयफ्रेंड ने अगर एक थप्पड़ मार दिया तो आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा खाने के लिए महीनों उसके पास क्यों पड़े हुए? और जो है इसी तरह से श्रद्धा वालकर के केस में लिव इन करना, मैं तो इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि आप किसी के साथ जाके रहने लग जाएं और मान लीजिए फिर वो आपको प्रताड़ित कर रहा है, वो आपका हस्बैंड भी नहीं है, आपको प्रताड़ित कर रहा है, आप वहाँ से निकलो। अगर ऐसी बात है तो पुलिस में रिपोर्ट करो। अगर वो पीछा करता है या परेशान करता है, हैरेस करता है, तो ये कोई बात नहीं है कि उसने मुझे इतने महीने तक मारा। तो ये भी अभी मुझे बात पता चली कि जो है एक महिला इस तरह से कह रही थी कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे पिछले साल सितंबर में ब्रेकअप हुआ था और वो आज भी इस तरह कह रही है कि उसने मुझे इतने महीनों तक मारा। पहली बात तो ये बात विक्टिम ब्लेमिंग की नहीं है, ये बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना, आपको इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप 40 साल के हो और अगर वो एक बार मार रहा है तो उसके पास दोबारा क्यों जाना, उसी टाइम तुरंत ब्रेकअप करो, ख़त्म करो उस बात को। लेकिन ब्रेकअप को भी 6-6 महीने हो गए हैं और अब महिला आयोग में शिकायत लग रही है और इस तरह से बातें की जा रही हैं कि जैसे महिला आयोग में शिकायत एक कोर्ट में शिकायत हो। दिल्ली कोर्ट ऐसे करके शब्द इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे बचना चाहिए। बदले की भावना मूर्खतापूर्ण भावना होती है, उससे बचना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको प्रताड़ित कर रहा है, पहले तो लिव इन, किसी आदमी के साथ जाकर रहने की क्या ज़रूरत है? उसके साथ रिश्ता बनाया है, रिश्ते में हो, रोमांटिक रिलेशनशिप है, कभी कभी मिलो जैसा आपको ठीक लगे, उसके साथ जाके बस ही जाने की क्या ज़रूरत है? ये जो है ये मतलब साथ में रहना तो सिर्फ हस्बैंड के साथ बनता है, ये तो क्योंकि आपको समाज की और कानून की कोई प्रोटेक्शन तो है कि आप उसके साथ रह रहे हो। लिव इन की क्या प्रोटेक्शन है? ये लिव इन का तो खैर मुझे कंसेप्ट बिल्कुल बकवास लगता है। आगे बात करते हैं। तो हाँ, ये सोच के कि इस चारों तरफ अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे डर के जिए कि नहीं नहीं मैं तो इन सब चीज़ों से दूर ही रहूँगी, ऐसा ही रहेगा। और फिर जो है आपको, जैसे लड़कियों के लिए तो फिर भी है कि उनको कम्युनिटी मिल जाती है, लेकिन लड़कों का बुरा हाल हो जाता है। तो साइकोस को देख के, पॉर्न एडिक्ट्स को देख के, अल्कोहलिक्स को देख के, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जाने वाले मेन को देख के, या कितने मेन के परसेंटेज रेपिस्ट मेंटालिटी रखते हैं ये देख के, अगर आप ये निर्णय ले लेते हैं कि हमको बिल्कुल आदमियों से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। क्योंकि कितनी भी क्राइम हो, इनकी परसेंटेज नॉर्मल लोगों से तो कम ही होती है। और आपको किसी व्यक्ति की विचार को जानने की, समझने की ज़रूरत है। ऐसे हर कोई व्यक्ति प्रताड़ना के लिए ही खड़ा है, आपके खिलाफ ही खड़ा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये तो हो गया लड़कियों के लिए ज्ञान जो है। हाँ, ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि जो मैं जितना बता सकूं बताऊं। जो है बाल सफ़ेद हो गए हैं, 40 साल की हो गई हूँ, जितनी नॉलेज मैं दे सकूँ वो दूँ। आपको अच्छा लगता है तो आप देखिएगा। तो एक बदले की भावना नहीं रखनी है, ये नहीं देखना है परसेंटेज आदमियों का देख के कि हाँ सारे के सारे पॉर्न एडिक्ट्स हैं, सारे के सारे रेपिस्ट हैं, सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले हैं, सारे के सारे वायलेंट हैं। ऐसा नहीं होता। उनकी जो परसेंटेज होती है गलत लोगों की, वो हमेशा कम ही रहती है। अब लड़कों की जो बात बताती हूँ, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि लेफ्टिस्ट, लिबरल और आर्टिस्ट्स को लड़कियाँ मिल जाती हैं, तुमको नहीं मिलेंगी। अब ये मैंने क्यों कहा था? क्योंकि देखिए, दो तरह की आइडियोलॉजीज़ होती हैं संसार में, लेफ्ट विंग और राइट विंग। मोटा मोटा समझाने के लिए मैं बताती हूँ। राइटिस्ट क्या होते हैं? राइटिस्ट जो होते हैं ट्रेडिशनल लोग होते हैं। किसी भी देश में राइटिस्ट वो लोग हैं जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स पर यकीन करते हैं, जो मियाँ बीवी बच्चों के जो सिस्टम है उस पर यकीन करते हैं, जो अपनी पत्नियों का घर के काम में हाथ नहीं बटाना चाहते, और जो
ये सोचते हैं कि घर का काम तो औरत का ही काम है, और ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स पे यकीन करने वाले ये राइटिस्ट होते हैं। अब राइटिस्ट जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल वे से ही रिश्ता ढूंढते हैं, या तो वो अरेंज मैरिज करेंगे, या फिर जो है अरेंज मैरिज अगर नहीं कर पाएंगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बोलेंगे कि भाई हाँ मेरी किसी से मुलाकात कराओ, मेरी कुछ बात करो। अमेरिका के कॉन्सेप्ट में या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का कॉन्टेक्स्ट है उसमें अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि डेटिंग साइट्स के थ्रू या अपने दोस्तों के थ्रू जो है किसी से मिलते हैं और अपने लिए जो है लड़की तलाश करते हैं। ये जो राइटिस्ट है ये पूरी तरह से ऐसे राइटिस्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं होता, वो धीरे धीरे थोड़ा लेफ़्ट की तरफ भी शिफ्ट करते हैं। मतलब बहुत सारे आदमी समझ जाते हैं भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको फाइनेंशियली डिपेंडेंट बना के रखूँगा तो सारी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, क्योंकि इसके फाइनेंशियल डिपेंडेंस का मतलब ये है कि मुझे अकेले को कमाना पड़ेगा और कमाने की सारी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। और तो क्योंकि इकोनॉमी बहुत महंगी है तो वो आदमी समझ जाता है कि नहीं कमाना तो इसको भी पड़ेगा। फिर अब बात आती है घरेलू कामकाज की। अब घरेलू कामकाज पे भी वो जो मूर्ख होते हैं वो ये सोचते हैं कि सारा कुछ इस पर डाल दो, ये कमाएगी भी, पकाएगी भी, घर का भी ख्याल रखेगी, बच्चों का भी रखेगी। लेकिन जो इंटेलिजेंट होते हैं वो बात समझ जाते हैं, अरे भाई मैं इतना ट्रेडिशनल थिंकिंग रख कर घर नहीं चला पाऊंगा, तो मेरे को घर में मिलके करना पड़ेगा, मेरे को घर में मिलके काम करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी ऐसी है कि दोनों की कमाई चाहिए, दोनों का पैसा चाहिए, तो काम भी घर में दोनों को करना पड़ेगा। इस तरह के जो फिर भी इनको राइटिस्ट कहा जा सकता है, क्योंकि ये फिर भी ट्रेडिशनल थिंकिंग रख रहे हैं, पूरा फैमिली स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं। अब आते हैं लेफ्टिस्ट लिबरल्स पे और आर्टिस्ट पे। अब आर्टिस्ट जो होते हैं किसी भी देश के, दुनिया के, काल के कलाकार हमेशा लेफ्टिस्ट होते हैं। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है वो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को हमेशा तोड़ने की ही बात करती है, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि जो ट्रेडिशन है वो परंपरावादी जो है, परंपरा हमेशा शोषणकारी है। मतलब वो लोगों की निजता का, स्वतंत्रता का शोषण कर रही है, उसका दमन कर रही है। तो जो लेफ्टिस्ट लोग होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो इंसान है वो एक तरह से शब्द में क्या, हाँ पॉलीगैमस है। मतलब हाँ वो बिलीव क्या करते हैं, ये बात सच भी है कि इंसान पॉलीगैमस है, वरना हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। पॉलीगैमी का मतलब होता है कि एक से अधिक लोगों के साथ जोड़े हम बना सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। अगर नहीं बना पाते, अगर ऐसा होता कि कुछ कुदरत ने ऐसा कर दिया है कि आप एक ही इंसान के साथ रह सकते हो, तो हमारी जो स्पीसीज़ है वो ही ख़त्म हो जाती। तो जो कलाकार होते हैं वो इन चीज़ों को मानते हैं। नहीं, ये जो मोनोगमी सोसाइटी ने, ये रिलीजन क्रिएट करके दिए कि एक आदमी एक औरत, ये गलत है, ये सच नहीं है। सच ये है कि पॉलीगैमी हो सकती है। सच ये है कि आपको मल्टीपल लोग पसंद आते हैं, मल्टीपल लोगों की तरफ आपका आकर्षण रहता है, ये इनका सोच रहती है। तो ऊपर से ये जो एज डिफरेंस है इसमें नहीं मानते। जैसे ट्रेडिशनल लोग ये समझते हैं कि अगर किसी आदमी का औरत का 10 से 12-15 साल अंतर है, तो अगर लड़की होगी तो कहेंगे कि जैसे प्रियंका चोपड़ा को कहते हैं कि बच्चे को गोद में लेके चल रही है, क्योंकि उसका हस्बैंड उससे 10 साल छोटा है। और अगर लड़का 10 साल बड़ा है, 12 साल बड़ा है, तो उसको कहेंगे ये अंकल तो क्रीप है, ये तो छोटी लड़कियों को फंसा रहा है। तो 20 साल 30 साल कितना भी अंतर, जो लिबरल होते हैं, लेफ्टिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि इंसान का दिमाग, उसका टेम्परामेंट मिलना चाहिए। एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 18 साल के ऊपर के किसी व्यक्ति से, एडल्ट से रिश्ता बना रहे हो, तो आप 60 साल के हो, 70 साल के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इनकी सोच होती है। अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। मिलिंद सोमन खुद 60 साल के हैं, लेकिन उनकी पत्नी 35 साल की है। और क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ हमारा टेम्परामेंट, हमारी सोच मिलती है, और वो लड़की खुश है। तो इस तरह से लेकिन जो ट्रेडिशनलिस्ट लोग हैं वो इसको समझेंगे कि ये गलत है। तो लेफ्टिस्ट लिबरल को लड़कियां मिल जाती हैं। अब एक चीज़ है, आर्टिस्ट को लड़कियां मिल जाती हैं, उनके पास समाज में मान होता है, सम्मान होता है, पैसा होता है। उनका काम इस तरह का होता है कि नए नए लोग उनको आके मिलते रहते हैं। जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो, ऐसा नहीं है कि उनकी आलोचना नहीं होती। लियोनार्डो डिकैप्रियो की आलोचना इस तरह से हो रही है कि ये व्यक्ति जो है 25 साल से ऊपर की किसी लड़की को डेट ही नहीं करता, जबकि इसकी खुद की उम्र 60 के तकरीबन होने को हो रही है। तो लियोनार्डो डिकैप्रियो ऐसा कर सकता है, आप ऐसा नहीं कर पाओगे। मैं बात कर रही हूँ मैन गोइंग देयर ओन वे की। मैन गोइंग देयर ओन वे एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो दूसरी तरफ से 4B का दूसरा छोर है, एक्सट्रीमिज़म है। वो कहते हैं कि हम औरतों से संबंध नहीं बनाएंगे,
हम इनके साथ सेक्स नहीं करेंगे, हम इनके साथ बच्चे पैदा नहीं करेंगे, हम इनसे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ये झूठे आरोप लगाती हैं, आदमियों को फंसाती हैं, उनका पैसा लेती हैं, दे आर गोल्ड डिगर्स, और डाउरी के केसेस सारे झूठे हैं, रेप के केसेस सारे झूठे हैं। इस तरह की आइडियोलॉजी वाले लोग, ये आइडियोलॉजी आदमियों के लिए, नॉर्मल आदमियों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। आर्टिस्ट के लिए, लेफ्टिस्ट लिबरल के लिए ये बहुत इजी है, क्योंकि उनका काम ऐसा है कि उन्हें नई नई लड़कियां मिलती रहती हैं। तो एक आम आदमी, जब एक आम लड़का कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो उसको नहीं मिलने वाली। वो अगर उसका एज बढ़ गई, उसके बाल पक गए, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उसको नहीं मिलेंगी लड़कियां। तो वो सोचेगा कि अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो मैं गर्लफ्रेंड्स रख सकता हूँ, या मैं अलग अलग जो है पॉलीगैमी इंजॉय कर सकता हूँ, या मैं धीरे धीरे, मतलब शादी नहीं करूँगा, बच्चे नहीं करूँगा, लेकिन आई विल हैव अ लाइफ ऑफ वुमेन अराउंड मी, आई विल हैव अ लाइफ ऑफ फ्रेंड्स अराउंड मी। ऐसा आम लोगों के लिए नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि भारत में क्या, दुनिया भर में ज़्यादातर लोग जो हैं, आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर लोग तो शादी करते ही हैं, और जो लेडीज़ होती हैं, जो शादीशुदा नहीं होती, बच्चे वाली नहीं होती, रिपीटेड ऐसे सर्वे सामने आए हैं सोशलॉजिस्ट के, जिससे पता चला है कि बिना बच्चे वाली जो महिलाएं हैं वो दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट ग्रुप है, क्योंकि उनमें ऑब्वियसली जिम्मेदारियां कम हैं। लेकिन जो शादीशुदा और बच्चों के बाप हैं, वो आदमी ही सुखी हैं। सबसे दुखी लोग वो होते हैं जिनकी शादी नहीं होती, जिनके बच्चे नहीं होते, क्योंकि आम लोगों को वो जो जीवन साथी है, या जो वो प्यार है, या जो सेक्स है, वो मिलता ही नहीं है। जी हाँ, तो ये कह देना कि हाँ मैन गोइंग देयर ओन वे, और बैठ के कोई केस आ गया, जैसे अतुल सुभाष का केस, वो केस में कुछ नहीं है, वो केस कितना झूठा है। मैंने पहले भी, पिछले वीडियो में भी बताया है कि सेव द इंडियन फैमिली फोरम का वो सदस्य बन गया था। कंटिन्यूसली जैसे पॉर्न देख देख के इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है, महिलाओं से घृणा के वीडियोस, उनसे बातें देख देख के उसका दिमाग फिर गया था, और उसने आत्महत्या एलिमनी के चक्कर में की ही नहीं, जिसको बदनाम किया जा रहा है। उसने चाइल्ड सपोर्ट के ऑर्डर के कारण आत्महत्या की थी। एलिमनी के लिए तो कोर्ट ने साफ मना कर दिया था। खैर, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती, अतुल की तरफ। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि आम लोगों को लड़कियाँ नहीं मिलेगी। अगर मैन गोइंग देयर ओन वे वाली आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, तो आपका क्या हाल होने वाला है, लड़कों को मैं बताती हूँ। आपका ये हाल होने वाला है कि आपके सारे दोस्तों की शादी हो चुकी होगी, उनके बच्चे होंगे। आप किसी को फ़ोन करके कहोगे कि अरे यार यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो कहेगा नहीं यार मैं तो अपने बच्चों के साथ जा रहा हूँ, अपनी मैडम के साथ जा रहा हूँ। तो आपके पास ग्रुप नहीं बचेगा, एक एज के पास आपके पास ग्रुप नहीं बचेगा। आप तुलना मत करें किसी आर्टिस्ट से। आर्टिस्ट के ग्रुप्स होते हैं, वो उनका काम ही ऐसा होता है कि उनको मिलना जुलना पड़ता है। मैं नॉर्मल नौकरीशुदा लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की बात कर रही हूँ, मैं मशहूर पैसे वाले आर्टिस्ट लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। उनका कम्युनिटी ही लेफ्ट लिबरल होता है, वहाँ पर जो है ओपननेस होती है। अब आम आदमी को तो दोस्त नहीं मिलते हैं जब उसकी उम्र हो जाती है। उसके बाद जो है वो कहीं पे फैमिली फंक्शन में नहीं जा सकता। जहाँ पे भी जाए लोग सोचते हैं कि ये तो रंडवा है, छड़ा है, अकेला है, ये जो है हमारी घर की महिलाओं से बात भी कर लेगा तो वो सोचेंगे कि ये तो लाइन मार रहा है, ये तो उसे पटाने की कोशिश कर रहा है, इसका खुद का घर तो बसा नहीं। ऐसे लोगों की ज़मीन जायदाद को उनके भाई हड़प लेते हैं। आपने बहुत बार ऐसे चालाक लोगों के बारे में सुना होगा, चालाक औरतों के बारे में सुना होगा, आदमियों के बारे में सुना होगा, जो जानबूझकर अपने छोटे भाई का घर नहीं बसने देते ताकि ये अकेला रह जाए, तो इसकी जो ज़मीन जायदाद है वो मेरे बच्चों के ही काम आए। जी हाँ, बहुत सारे कनिंग लोग दुनिया में होते हैं। तो अकेला रहने का तो सबसे दुखी आदमी वो होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते और शादी नहीं होती और वो ज़िंदगी में अकेले रह जाते हैं। तो उनके पास कोई पार्टनर नहीं होता। जो सोलो ट्रैवलिंग वाला ड्रामा आप देख रहे हो ना, यंग लोग जो होते हैं कहीं पर उठाकर बैग उठाकर चल देते हैं, पहाड़ों में घूमने लग जाते हैं, और क्योंकि वो यंग होते हैं और भी उनको अपने जैसे मिल जाते हैं, अपने आप ग्रुप बन जाता है। वरना अकेले में कोई ऐसा बहुत बड़ा आनंद नहीं है। जो है अकेले रहना दुखदाई होता है एक आदमी के लिए। वो ना अपने सेहत का ध्यान अच्छे से रख पाता है, ना अपना ध्यान अच्छे से रख पाता है, ना उसके पास बात करने के लिए कोई बचता है। लोग उसे क्रीप समझते हैं। धन दौलत जो उसने बनाई है वो तो उसके पास रहती है, लेकिन जो अपने बाप दादा की है वो सारी उसकी भाई लूट लेते हैं। तो इस तरह से जो है मैन गोइंग देयर ओन वे का कोई भविष्य नहीं है भारत में। फिर भी बहुत लोग हैं जो सिर्फ डर से, देखिए अगर महिलाएं डरने पे आए तो कितना डरेंगी। मैंने आपको अभी इसी वीडियो में बताया, वुमेन ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जो है रेप होते हैं, मैरिटल रेप होते हैं,
जो है कितना मारा पीटा शादियों में जाता है, दहेज के लिए परेशान किया जाता है, सास ससुर का चक्कर औरतों के सर पर है, आदमियों के सर पर नहीं है। तो अगर औरतें इन चीज़ों से बचने लगें, शादियों से या संबंध से पूरी तरह बचने लगें, तो फिर भी किसी हद तक जस्टिफाइड लगता है। आदमी अगर बचने लगे तो मूर्खता से ज़्यादा कुछ नहीं लगती। तो हाँ, मैन गोइंग देयर ओन वे और 4B कॉन्सेप्ट दोनों ही एक्सट्रीमिज़म है, और मुझे नहीं लगता कि समाज का भला एक्सट्रीमिज़म में है। जो है एक केस को देख के ये सोच लेना कि सारी महिलाएं बहुत चालाक हैं, या किसी दोस्त ने ब्रेकअप के बाद रोते हुए आपको कह दिया कि मेरा पैसा भी खा गई, मेरा टाइम भी ख़राब कर दिया, और क्या कहते हैं, मुझे छोड़कर चली गई। या कोई लड़की कह दे कि उसने मारा है, उस आदमी ने मारा है, 8 महीने 10 महीने बाद हो गए हैं ब्रेकअप के, फिर भी मारा, ये गुनगाए जाए, और आप ये सोचो कि समाज में आदमी ही ख़त्म हो गए हैं, सारे ही मारपीट कर रहे हैं, सारे ही पागल हो गए हैं। तो ये जो है सही नहीं है। तो इस मुद्दे पे था मेरा वीडियो। आपको होपफुली अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है मेरा ये रेंटिंग, ये सामाजिक मुद्दों पे बात करना, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।